मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे। जब उन्होंने खासकर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो सिर्फ 12 साल का था। मैं मान गई। अब मैं रोज उसे स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी आती, और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई, तो मैं ये देखकर डर गई कि वो मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई, और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता है कि वो भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो। मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई और चीज, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी चौथा महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ तीन ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा, और वो मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया, और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो तो बच्चा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि ये बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वो तो ये बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी तो भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज्यादा बहस नहीं की, और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया, जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई, तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे? ये तो मर चुका था कुछ साल पहले। तो फिर ये यहाँ कैसे, और वो भी जिंदा सही सलामत, मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर यूं ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वो मेरे सामने कैसे आ सकता है? वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे में इस दुनिया से, मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया। और मैं अमन मतलब अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। अमन मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि अभी तुम्हें क्या हुआ है। जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज पता न चल जाए। वो अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि अमन के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं ये समझूं कि ये कोई 12 साल का लड़का है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर बैठी हुई थी तो मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया कि मैं इस तरह से डरूं। मैंने अपने दिल में खुद ही सोचा, और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर फेंक दिया। फिर ये सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी, और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। अमन भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में जब दो ही लोग हों तो क्या ही काम होगा? बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ दो लड़के हों, उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी।
अब मुझे अपने पापा की वो बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी जब मोहन से हुई तो वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर के हालात को देखते हुए उन्होंने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो पहले वाली नौकरी छोड़ चुके थे और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली तो ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो जब शुरू शुरू में शहर से बाहर जाते थे तो वो जल्दी घर वापस आ जाते थे। वो हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा दिनों के लिए ही जाना था, इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैंने उनसे यही कहा था कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी पक्की नौकरी तो नहीं जिसके लिए मैं उन्हें मना कर सकूं। इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थे। अब मैं किसको अपने पास बुलाती? इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वो वहीं पर खड़ा था और मुझे देखता रह गया। ये बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो थी ही नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी। सब कुछ वैसा ही था। वो बिल्कुल भी तो नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वो बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी अमन ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर ये मेरी भाभी है। अमन ने मेरा इंट्रो करवाया तो वो थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। पता नहीं क्यों मैं फिर से अतीत में जा चुकी थी। अमन ने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर अमन से कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगवा लिया। अमन खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भाभी आप मेरे साथ रोज आ जाया करो, सर ने तो आज बहुत मौज ही करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। अमन काफी देर के बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर अमन को इशारा किया, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अमन घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का? मैंने उसे कहा कि क्या बात है अमन, किस बात में बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो सर हर्ष के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हैं उन्हें पहले से? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती उनको। मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा भाभी, रिलैक्स, क्यों इतनी ज़्यादा घबरा रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। वो पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पकड़े हुए गिलास की थरथराहट की वजह से वो महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वो मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं है तो क्या बात, सर हर्ष तो है ना? उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं ये समझ सकूं कि वो हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को मत बताना। वो तो मुझसे कहने लगा कि ये तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर
मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही हैं। लेकिन आपने कैसे गुल अपने ज़माने में खिलाए हुए हैं। आप देखें कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उसकी सारी शर्तें मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। अमन, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। अमन ने कहा, जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और वो शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस काम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी, मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। परसों तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, या कल। आप इतनी बेचैन ना हो। ये कहकर वो बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर, मैंने हिम्मत की और अपने काम किए कि इसी पल मोहन की कॉल आ गई और मेरा जिस्म बहुत बुरे तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद अमन ने उसे सब कुछ बता दिया। बहुत देर रिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वो बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। अमन पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतज़ार ही कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, शर्त तो मैं आपको परसों ही बताऊंगा, और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया है, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। भाई कल या परसों आ जाएंगे। वो इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाज़ा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही। ना मैं ढंग से खा सकी और ना पी सकी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे कमरे में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर। मुझे आवाज़ पहले से और ज़्यादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दीवार के सुराख में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। वो लड़की उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कर रहा था। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल करा कि मैं अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं कि गिन ना सके। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच परेशान करने लगी कि अमन बहुत ज़्यादा चालाक है। ये ना हो कि मेरे जाने से पहले इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही नहीं, कहे कि मैंने तो कुछ नहीं करा। इसलिए मैंने एक दो दिन इंतज़ार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। खैर, बहुत ही मुश्किलों से ये रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसकी स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी बेफिक्री से सोई रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर अमन को जगाया। वो एकदम हड़बड़ा के उठ गया और कहने लगा कि भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करो। वो मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम तुम भी खा लो। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर वो मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वहाँ एक स्टूल पर बैठा और साथ ही जमाई के ऊपर जमाइयाँ लेने लगा। मैंने उसे कहा कि क्या बात है, रात भर सोए नहीं क्या? मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन वो मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाभी, रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में। मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूँगा रात को जागकर। मैं उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात ना कर सकी। वो बहुत मज़े से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, मेरी बात सुनो। आप यूं ही ना डर जाया करो, बहुत अच्छी हैं आप। और आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर भाई को ये बात नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरी ये बात मान लें। और इसके बाद अमन ने मुझसे जो कुछ भी कहा
वो सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाती। मैंने किस तरह से वो बात सुनी और किस तरह से वो बात सही, ये तो मेरा भगवान ही जानता है। वो तो मेरे साथ। मैंने कहा, अमन आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? ये बात कहते हुए आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। मैं लगातार उसको देखे जा रही थी। अभी शायद ये अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए, ये समझने के काबिल हो जाए कि ये मेरी भाभी ही नहीं, ये तो मेरी माँ समान है। मैंने उसे माँ जैसा ही सलूक किया था, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्तों को समझ सकते हैं क्या? वो कभी भी नहीं समझते। इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी। मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो मैं आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो फिर हंसती, और अगर बात मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती हूँ। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकल आए, और मैं यही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूं? मैं वहीं किचन के स्टूल पर बैठ गई कि आखिर ये शर्त कैसे मानूं, मैं क्या करूं? मैं ये सोचती ही रही, लेकिन मैं कुछ समझी ही नहीं। और फिर मेरा खाना भी जल गया, और ना मैं नाश्ता कर सकी और ना कुछ और। मैं बस वहीं किचन में बैठी रोती रही। अमन कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से उसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि ये इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अकल दे दो। अभी इसे बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाभी, आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, अमन ये सब तुम क्या कर रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी, आखिर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? इसकी एक एक बात से शैतानियां झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नोच कर रख दूं, इसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं कि इसे सब होश आ जाए। कहने लगा, भाभी जी, फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी न हो, क्योंकि इस रात ने तो मेरे मुंह पर कालिक ही मल देनी थी। क्योंकि इस कलंक की स्याही से कुछ नहीं तो मेरे दिल के उजालों पर तो अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही कि मैंने देखा दिन ढलने लगा है, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी थी, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी थी। देखते ही देखते रात के 9 बज गए और मैं खाना बनाने लगी, और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने खड़ी हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इसलिए मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो रही थी, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़ी रहना चाहती थी। अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर अमन ही था। उसके पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वो घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे को खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बस उसकी आवाज आई कि भाभी, आप अपने लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं। आपको अपना खुद ख्याल नहीं है तो कोई आपका ख्याल किस तरह से रखेगा? वो काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, देख लूंगी। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी, और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने अमन से कहा कि आज से तुम ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मैं कुछ ही देर बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी
कि ये किन कामों में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान किन लोगों के साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बड़े काम ये कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल पहुंची तो मैंने गार्ड से पूछा कि अमन स्कूल पहुंच गया? तो वो मुझसे कहने लगा कि हाँ, वो तो पहुंच गया है। मैं कुछ मुतमईन सी होकर घर की तरफ लौट आई। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो सर हर्ष मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया। वो मुझसे गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा था। मैंने पहले तो तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायब नहीं होना था, और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ तो तुम मुझसे ये बातें क्यों करने लगे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। मैं उसे जल्दी से सुनाकर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में मोहन खड़े थे, लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो थके हुए थे, लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई। वो जल्दी ही मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत हैरान परेशान थी कि अचानक क्या हो रहा है उन्हें और क्यों हो रहा है। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अमन ने शायद उन्हें कुछ गलत बता तो नहीं दिया। वो नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि नाश्ता बना चुकी हूँ, आ जाओ, कर लो। तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि मोहन, कुछ हुआ है क्या? तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तुम जाओ, मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और ये सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़वा दे। मैं नहीं जानती कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिल रही है। अमन के आने पर मोहन का मूड बिल्कुल ठीक था और वो उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में अमन के लिए बहुत ज्यादा नफरत आ चुकी थी। ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं अब आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ पर चली जाओ। लेकिन मैं क्यों जाऊं? अभी तो आप घर वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा। मोहन मुझे वहीं मम्मी की तरफ घर से बाहर उतार कर वापिस आ गए। लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी तो सांसें रुक गई। सामने सोफे पर ही हर्ष बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में आ गई, जहां पर भाभी बिल्कुल ठीक ठाक बैठी मुस्कुरा रही थी। ये क्या भाभी, जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यहाँ आओ तो सही। ये जो बाहर आदमी नहीं बैठा, ये मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई इससे खुलकर मिलें और साथ ही एक दूसरे से बात कर लें, क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनके मुंह की तरफ देखे जा रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है? मैं सच में भाभी से नाराज हो चुकी थी, इसलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी। वो मुझे मनाने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भाई ने हम सब से कहा कि खाना लगाया। मैंने ना चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत थी कि मुझे वो खाना वहां उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा। हर्ष की नज़रें लगातार मुझे ही देखे जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि अमन और मोहन वो दोनों भी वहां पे आ गए। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी पार्टी हो रही है, वो भी हमारे बिना ही।
अमन ने आते ही पनीर उठाया और उसे खाते हुए ऊंची आवाज में सबसे बात करने लगा। जब ये दोनों आए थे तब हर्ष वॉशरूम में चले गए थे, लेकिन अमन उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था। लेकिन हर्ष जा चुका था, उसे कुछ जरूरी काम था। मोहन और अमन को भी भाई ने ही बुलाया था। वो आज सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी तो जान पर बन आई थी। अमन और मोहन जा चुके थे और मोहन मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूं। मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी की हर एक बात हर्ष से शुरू होती और हर्ष पर ही खत्म होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी और साथ में वो तारीफें भी करती रहती। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज तो वो दुकान पर ही छोड़कर आ गई। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, इसलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाएं और सारा सामान उठाकर ले आएं। भाभी चली गई और मैं वहीं पर एक तरफ होकर बैठी रही। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ, तो वो हर्ष ही था। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा। वो कहने लगा, तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहाँ आसपास तुम्हारे सिर्फ परेशानियां ही हैं। वो मुझे बहुत हैरत से ये सवाल पूछ रहा था। न जाने कब के रुके हुए आंसू मेरे उसके ये पूछने पर झलक पड़े। वो आगे बढ़ा और मुझे एक टिश्यू दिया। मैंने पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टिश्यू पकड़ा और फिर मैंने उससे अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भाभी भी आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किए। वो चुपचाप होकर मेरी तरफ देखती रही। मेरी सूजी हुई नाक और आंखें उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। आज की शॉपिंग इतनी ही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो किसी से लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर मोहन बैठे हुए थे और वो मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ और मैं बहुत लापरवाह हूँ। भाई से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि ये सब क्या है बच्चा। भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे। अरे ये बात बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी। बस इसे यहीं रखें और अपने घर में, मेरा इस घर के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। मैंने एकदम से जब मोहन की ये बात सुनी तो मैंने भाई से कहा कि अभी इसी वक्त आप अमन को फ़ोन करके बुलाएं। भाई ने एकदम कॉल करके अमन को बुलाया और वो कुछ ही देर में वहाँ पे आ गया। कुछ देर बाद अचानक से हर्ष भी घर आ गया था। उसे मेरे भाइयों ने बुलाया था। जैसे ही हर्ष घर आए तो मैं उनकी नज़र मोहन पर पड़ी। जब मोहन ने हर्ष को देखा तो दोनों के आंसू एकदम छलक पड़े। मोहन आगे बढ़े और हर्ष को गले से लगा लिया। ये तो मेरा भाई है जो कुछ सालों पहले कहीं गायब हो गया था और अब ये यहाँ एकदम से, ये सब क्या है। दोनों भाई अतीत में चले गए जहाँ उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वो कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ तब मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल पास तैनात कर दिया गया। वहाँ अलर्ट का निशान तो लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लगा। आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क की कैद में जा पड़ा। फिर मैं वहाँ 5 साल रहा। वहाँ के 5 साल मेरे लिए 500 साल के बराबर थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी कैद थी। रोज़ जुल्म होते थे। और फिर मैंने अपनी चेन उतारकर एक दोस्त को दी कि अगर मैं यहाँ मर गया तो चेन मेरे देश, मेरे पापा के पास पहुँचा दे। और मुश्किल ये हुई कि मुझसे पहले वो वहीं पर मर गया और बस अखबार में उसके मरने की खबर दे दी गई और उसमें उसकी चेन को बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब ये खबर पढ़ी तो रो पीट कर मुझ पर सब्र कर बैठे। हमारे चाचा और ताऊ तो बहुत खुश थे
कि चलो एक बेटा तो गया, अब सारी जायदाद के वारिस हम सब खुद ही होंगे। इसलिए वहाँ मेरा एकदम से उन सबके सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने वहीं बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि मैं ज़िंदा हूँ और उनकी दुआओं ने मुझे ज़िंदा रखा। उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पिता वहीं बॉर्डर के पास एक झुग्गी में रहते थे। उनका हुलिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद उनको एक नज़र में पहचान सकता था। जब वो मेरे पास आए तो मैं उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया। अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता ही है ना। मैं अपने घर का पता पूरे तरीके से भूल चुका था और पापा की भी बुढ़ापे की वजह से और सदमे की वजह से याददाश्त कम हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था। यहाँ मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने एक दिन अमन को देखा, क्योंकि ये मेरे कैद के दौरान बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए इसके गाल पर ये लाल निशान इसकी निशानी बन गया और मैंने इसको पहचान लिया। और फिर मैंने इसे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि ये मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया, जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन कहने लगा कि यही आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती हैं, और फिर मैंने इससे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे ज़रा भी भाव नहीं दिया, बल्कि इसने हमेशा ही मुझसे बहुत सख्त और तंग लहजे में बात की। और फिर उसने अमन की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी मेरे साथ ही हैं। एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही ज़्यादा बूढ़े आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अमन की खुशी तो दोगुनी थी, क्योंकि वो सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा अपने माँ पापा को मिस करता था। लेकिन उसे माँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे। फिर अमन ने अकेले में मुझसे बोला, प्लीज़ भाभी मुझे भी आप माफ़ कर दो। मैंने भी आपको बहुत तंग किया है। मैं तो आपके सिर्फ मज़े ले रहा था और आपको डरा रहा था। मुझे पता चल गया था कि उस रात आपने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था। मैं डर गया था कि कहीं आप मेरे बारे में सारी बातें भैया को ना बता दें। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और आप मेरी माँ समान हैं। फिर मैंने भी अमन से माफ़ी मांगी कि मैंने भी तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या गलत सोचा। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था। अब हम सबके चेहरे खिले हुए थे। हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मोहन ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उनको दिल से माफ़ कर दिया था। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।